साझा मंच है। और इस मंच के माध्यम से हम न केवल सरकार के द्वारा चलाई जा रही जितने भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको न केवल जनता तक पहुंचाते हैं, जनता को उससे अवगत कराते हैं, बल्कि जनता की समस्याओं को भी हम इस मंच के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं। सही मायने में अगर कहा जाए तो ये मंच एक सक्रिय सामाजिक एवं राजनीतिक हस्तक्षेप का मंच है। वस्तुतः लोक पहल भारतीय सनातन संस्कृति की संरक्षा एवं उसके परिवर्धन के लिए एक दृढ़ प्रतिज्ञ मंच है। लगातार उसके परिवर्धन इत्यादि चीजों के लिए निरंतर कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। और हमारी यह मान्यता है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। साथ ही लोक पहल राष्ट्रीय भावधारा से ओतप्रोत ऐसे वरिष्ठ स्वयं सेवकों की एक टोली है जिनकी संघ आयु लंबी है एवं जो स्वावलंबी, आत्मनिर्भर एवं स्वदेशी भारत निर्माण की संकल्पना के लिए कटिबद्ध है। दरअसल लोक पहल अपने राज्य के साथ साथ राष्ट्र के नागरिकों, किसानों, महिलाओं, छात्रों के सर्वोत्तम भविष्यगत मॉडल की संकल्पना के लिए निरंतर प्रत्येक रविवार को परिचर्चा माला का आयोजन करता है, ताकि उत्तर प्रदेश किस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधित्व कर सके, उसमें क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इसकी तलाश लोक पहल मंच के द्वारा की जाती है। इस मंच की आज जो सक्रियता है या उपस्थिति है वो उत्तर प्रदेश के लगभग हर एक जिले में है। और हम इस मंच के माध्यम से निरंतर हर एक रविवार को नए नए मुद्दों को लेकर के आपके समक्ष आते हैं। इस मंच को यह मूर्त रूप देने में डॉक्टर नरेंद्र सिंह गौर सर, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर बाबूलाल आर्य सर, पूर्व कुल सचिव इलाहाबाद विश्वविद्यालय डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर, प्रदेश समन्वयक एवं सब रजिस्ट्रार इलाहाबाद विश्वविद्यालय डॉक्टर आलोक चौहान सर, प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं निदेशक मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह सर, प्रभारी पूर्वी क्षेत्र वरिष्ठ वैज्ञानिक काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं डॉक्टर अविनाश पाथर्डीकर सर, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जैसे वरिष्ठ मार्गदर्शक एवं संरक्षक मंडल सदस्यों के साथ साथ डॉक्टर अखिलेश सर, डॉक्टर हर्षमणि सर, डॉक्टर भावेश सर जैसे सक्रिय हजारों कार्यकर्ताओं के अथक भगीरथ प्रयास का ये सुफल है जो लोक पहल मंच के माध्यम से आपके समक्ष है। इस मंच के माध्यम से हर एक रविवार को हम किसी एक अति महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक लोक कल्याणकारी मुद्दे को लेकर आपके समक्ष एक व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत होते हैं, जिसमें हम उस क्षेत्र के किसी भी आधिकारिक विद्वान को उस मुद्दे पर परिचर्चा के लिए बुलाते हैं। इसी कड़ी में आज हमने वैश्विक परिवर्तन रणनीति के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश का जनादेश नामक एक अत्यधिक प्रासंगिक विषय पर चर्चा के लिए डॉक्टर अतुल मिश्र सर को हमने सादर आमंत्रित किया है। सर प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के इस समय एसोसिएट प्रोफेसर हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस बार का जो प्रचंड जनादेश रहा है वो चाहे किसान हो, छात्र हो, व्यापारी हो, महिला हो और मजदूर, जैसा कि आज 1 मई है और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी है। लोक पहल इस मंच के माध्यम से मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर जो है हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो आश्रित जन हो, चाहे वो गो संरक्षण से संबंधित मुद्दे रहे हों, जैसे सभी वर्ग और सभी क्षेत्रों में लोगों के उत्तरोत्तर कल्याण एवं विकास की भावना से प्रेरित होकर के न केवल एक अनथक कर्मठता बल्कि एक लगातार एक ऐसा सद प्रयास किया है जिसके कारण कि पुनः योगी सरकार को जनता ने एक प्रचंड जनादेश दिया। सरकार के द्वारा न केवल शिक्षा के मुद्दे पर बल्कि साथ साथ में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, ओडीओपी के मुद्दे पर, या फिर सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि विभीषक कोरोना काल की महामारी के दौर में भी अन्न की उपलब्धता और जीवन की रक्षा को महत्व देने जैसे जो महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं सरकार के, उसने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, जैसा कि आज का विषय रखा गया है कि वैश्विक परिवर्तन की रणनीति को निर्धारित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई।
जैसा कि हम बहुत पहले से ही ये बात जानते आए हैं कि जो राम राज्य की संकल्पना रही है हमारे यहाँ पर, जिसको लेकर के कि तमाम बातें भी रही हैं, लोग उसको यूटोपिया भी कहते रहे हैं, लेकिन हकीकत ये रही है कि उस राम राज्य की अवधारणा में जो एक खास बात रही है कि स्वराज तभी स्थापित हो सकता है, स्वराज्य तभी स्थापित हो सकता है जब भूखों को अन्न मिलना चाहिए। बाबा तुलसीदास ने भी ये लिखा है कि राग न रोग, न राग न रोष, न दोख दुख, सुलभ पदार्थ चार, कि चारों प्रकार के पदार्थ जो है वो सुलभ रहे। इस कठिन और विभीषक दौर में भी योगी सरकार ने इस प्रकार से बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता की सुनिश्चितता ने इस बात को तो कम से कम जो है स्थापित कर ही दिया है कि राम राज्य की अवधारणा केवल एक यूटोपिया नहीं है, उसको अपने दृढ़ संकल्पों से पुनः जो है वो स्थापित किया जा सकता है। बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं सर के विधिवत परिचय के लिए डॉक्टर हर्षमणि सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि सर का विधिवत परिचय कराएं। डॉक्टर हर्षमणि सर। धन्यवाद श्री ऋषिकेश जी। आज इस मजदूर दिवस के अवसर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर लोक पहल के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जिस परिचर्चा के लिए आज हमने एक जिन मुख्य वक्ता का पाथेय हमें प्राप्त होना है, वो दरअसल एक कार्यकर्ता भी हैं, और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आज के विषय के निर्धारण और एक कार्यकर्ता की जो सोच है, जो विषय निकल के आया, वैश्विक परिवर्तन रणनीति के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश का जनादेश, इस परिचर्चा पर हम सभी उपस्थित हैं। डॉक्टर अतुल मिश्र जी दर्शन शास्त्री हैं, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से वो आते हैं, और इससे भी अधिक वह एक सफल लेखक हैं। उन्होंने न केवल दर्शन बल्कि दर्शन से इतर विषयों पर भी बहुत सफल और एक लंबे समय का लेखन किया हुआ है। भारत और उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों, आकाशवाणी और BBC लंदन जैसे तमाम सारे संगठनों में उनके लेखन और उनके वक्तव्य को हम सब सुन सकते हैं। प्रेरक वक्ता हैं और वो एक मार्गदर्शक हैं। एक संस्था के मेंटर के रूप में काम करते हुए डॉक्टर अतुल मिश्र जी को 20 वर्ष से अधिक का भी अनुभव हासिल है, और जिस संस्था जिसका नाम ब्रह्म है, उसके माध्यम से अब तक हजारों युवाओं ने जो मार्गदर्शन प्राप्त किया है, और वो जो भारत के अलग अलग जगहों पर अपने काम में संलग्न है, उसका श्रेय भी डॉक्टर अतुल मिश्र को ही जाता है। डॉक्टर अतुल मिश्र जैसा कि कहा गया प्रेरक वक्ता हैं और मार्गदर्शक हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए, ताकि इस प्लेटफॉर्म पर जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं साथ ही साथ में, क्योंकि ये फेसबुक पर भी ये लाइव चलता है और ये रिकॉर्डेड होके फिर यूट्यूब पर भी इसको संकलित किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो वक्तव्य है, ये जो बीजारोपण है, ये धीमे धीमे हजारों लाखों लोगों के बीच में पहुंचता है। तो मैं बिना किसी विलंब के सीधे अपने मुख्य वक्ता को वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर अतुल मिश्र। धन्यवाद। सबसे पहले मैं हर्षमणि जी का धन्यवाद करता हूं। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी। और साथ ही इस मंच से जुड़े सभी लोगों का कि उन्होंने मुझे, अभी मैंने हर्ष जी से यही कहा कि मुझे दोबारा पढ़ने का बड़ा अच्छा मौका दे दिया क्योंकि अचानक जो विषय जो हमारे सामने हर्ष जी से बात हुई, उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया, इस विषय पर हम लोग बातचीत करें। तो मुझे ये लग रहा था कि इस इलेक्शन से पहले, पहला इलेक्शन तो 2017 में हुआ, तो पहली बार जब कोई जीतता है तो उसको ही माना जाता है कि बाई चांस, लेकिन जब दूसरी बार अच्छा जनादेश मिला तो वो सोचने में मजबूर करता है कि कुछ बात तो है जो अन्य चीज़ों से अलग करती है। क्योंकि मेरा जो रिसर्च रहा है, मैं दो चीज़ बता सकता हूँ कि मेरा जो PhD रहा, JRF के तौर पे भी जो मेरा विषय था ग्लोबलाइजेशन, और जो पोस्ट डॉक्टोरल मैंने काम किया
वो भी मैंने ग्लोबलाइजेशन और कल्चर को लेकर काम किया। तो 10-15 सालों से ग्लोबलाइजेशन पे मैं काम करता रहा, और जैसा कि हर्ष जी ने बताया कि मैं विद्यार्थी जीवन से ही मैं सामाजिक कामों में रहा हूँ। तो मुझे ये महसूस हुआ कि भारत में जिस तरह की संस्कृति है, वो संस्कृति एक तरह से हमारी अपनी चेतना है, भारत भूमि की चेतना है, उसके अनुरूप विकसित हुई है। लेकिन रोचक बात यह है कि पूरी दुनिया में जहां भी जिस देश ने भी तरक्की की है, उसका फार्मूला वही रहा है जो हमारे हिंदुत्व के साथ रहा है। इसलिए मैंने इस विषय को जानबूझ के वैश्विक परिदृश्य से जोड़ा है कि जो जनादेश मिला है उत्तर प्रदेश का, उसका वैश्विक रूप में क्या महत्व है, या पूरी दुनिया में जो वैश्विक परिवर्तन हो रहे हैं, उस दृष्टि से इस जनादेश को हम लोग किस तरह देख सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर भारत का देखा जाए, अगर पूरी दुनिया का अध्ययन किया जाए, कभी कभी एक जो हमारे यहाँ जो बौद्धिक परंपरा रही है आजादी के बाद, तो सामान्यतः हिंदुत्व शब्द आते ही जो है कुछ लोग, जो मैं कह सकता हूँ कि उसको पॉजिटिव सकारात्मक अर्थ में न लेने की परंपरा शुरू से रही है, जिसके आधार पर हम उसके जो महत्व है उसको, विशेषकर जो नई पीढ़ी है जो पढ़ लिख रही है, वो उसके बारे में भ्रमित हो जाती थी। तो हमें इस परिप्रेक्ष्य में इन दो चीजों को, आज के जो बातचीत है उसको मैं दो चीजों पे केंद्रित कर रहा हूँ। एक तो वैश्विक परिवर्तन में जो चीजें अब बहुत आगे बढ़ी हैं, जिन देशों ने बहुत ज्यादा विकास किया है, उनका सांस्कृतिक आधार क्या रहा है, फिर इसको स्पष्ट कर लेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि उस सांस्कृतिक आधार को धार देने का काम कैसे उत्तर प्रदेश का जनादेश कर रहा है। क्योंकि कभी कभी अगर हम ये देखते हैं कि सिर्फ हमारा ये व्यक्तिगत मामला है या भारत का मामला है, या भारत के जो कुछ बुद्धिजीवी हैं, वो कुछ कभी लेफ्ट और राइट में हम लोग बांट के उसको देखते भी हैं, उनका सीमित दृष्टिकोण नहीं है। वैश्विक स्तर पर हम इस जो विचारधारा है, जिसे हम लोग कभी कभी एक परिभाषा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी आती है, उसको देखते हैं तो सर्वमान्य है। इसके साथ साथ दर्शन शास्त्र पढ़ाते हुए मुझे लगता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो विचारधारा आज से 50-60 साल पहले दे दी थी, वो विचारधारा धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपनाई जा रही है। अगर आप सैमुअल हंटिंगटन को पढ़ें, रिसर्च के दौरान मुझे गहराई से पढ़ने का मौका मिला, तो मुझे लगा कि दीनदयाल उपाध्याय तो पहले से ही कह रहे हैं, बता भी रहे हैं कि भाई इस पद्धति पे राष्ट्र का विकास हो सकता है। लेकिन जब विदेशी विचार हमारे बीच आते हैं या विदेशी विचारकों के द्वारा उसको पुष्ट किया जाता है, तब कभी कभी हमें एहसास होता है कि हमारे पास भी बहुत अच्छी धरोहर है, जिसका एक आधार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद रहा है। अब इसको मैं सरलता से अब जोड़ता हूं। देखिए, जब जापान की हम बात करते हैं, जापान की तरक्की का मूल आधार शिंतो धर्म रहा है। शिंतो धर्म या संस्कृति कह सकते हैं। आज उसके आप पूरे कार्यप्रणाली में देख लीजिए, उसके संस्कृति में देख लीजिए, उसके जो कार्य पद्धति है उसमें आपको शिंतो धर्म मिलेगा। सोवियत संघ के उत्थान में अगर आप देखें, रूस की जो ताकत है वो वहां का जो परंपरागत जो ईसाई धर्म है, कैथोलिक, उसके आधार पर वो विकसित होता है। ब्रिटेन में देख लीजिए ईसाई धर्म, अमेरिका में भी आप देखें कि ईसाई धर्म के आधार पर उसका विकास हुआ है। शिया धर्म के आधार पर आप देखें, ईरान को देख लें। इसी तरह आप अरब इजराइल का उदय देखें तो आपको उसके में भी एक धर्म या संस्कृति निहित नजर आएगी। तो दुनिया में जिन देशों ने तरक्की की है, उस तरक्की के मूल में वहां की सांस्कृतिक पहचान मुख्य रही है। सांस्कृतिक पहचान को धर्म से जोड़कर देखना एक दृष्टिकोण हो सकता है। इसलिए भारत में जब हम लोग कहते हैं हमारी सांस्कृतिक पहचान जो है, उसको कभी कभी सनातन धर्म का भी नाम दिया जाता है, कभी कभी उसे हिंदुत्व कहा जाता है, कभी कभी उसे ये कहा जाता है कि हमारी एक जीवन पद्धति है जिसके आधार पर भारत का विकास होता रहा है। अब अगर हम देखें कि जो हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अगर इस शब्दावली पर ना भी जाएं, तो किसी भी देश की जहां भी तरक्की हुई है, जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में पहले धर्मों का जो वितरण था, जो संस्कृति का वितरण था, वो उसके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के आधार पे था। कहने का मतलब ये है कि अरब देश के आसपास तो इस्लाम है, यूरोप में क्रिश्चियनिटी है, भारत में हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, इस तरह के धर्म अलग अलग थे। धीरे धीरे जब पिछले
500-700 सालों में जब राज्य बदले, उपनिवेश बना, कुछ अरब से लोग भारत आए, इस तरह दुनिया में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग अलग अलग जगहों पर गए और हर देश की जो सांस्कृतिक पहचान है वो कई धर्मों के साथ मिलकर बनने लगी। और हर धर्म में ऐसा, हर देश लगभग इस तरह का हो गया, उसमें दो तरह के देश बने। एक देश उस तरह बने जिसमें एक ही धर्म पूरी तरह से हावी हो गया, जैसे ईरान, इराक, तो अगर अफगानिस्तान तक आए तो इस्लाम धर्म पूरी जगह व्याप्त हो गया। भारत जैसे धर्म में, जिसमें हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के साथ साथ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, अन्य धर्म भी अपने आप में विकसित हो रहे थे। यूरोप में क्रिश्चियनिटी मुख्य धर्म था, उसके साथ इस्लाम या अन्य धर्म के लोग धीरे धीरे वहां पर एकत्रित हुए या एक साथ रहने लगे। अब पूरी दुनिया के सामने एक चैलेंज आने लगा, चुनौती ये आने लगी कि पहला कॉन्सेप्ट आया धर्मनिरपेक्षता का, पूरी वैश्विक। मैं इस समय इसलिए ना, पहले वैश्विक स्तर पर हम लोग देखते हैं और फिर हम लोग अपने भारतीय स्तर पर इसको लाते हैं। वैश्विक स्तर पे पहला कॉन्सेप्ट आया धर्मनिरपेक्षता का। धर्मनिरपेक्षता के लिए जब यूरोपीय से विचारधारा कहा जाता है, लेकिन कभी कभी हमारे जो भारतीय चिंतक है, विशेषकर महात्मा गांधी और लोग कहते हैं कि यह यूरोपीय विचारधारा है, भारतीय संदर्भ में पूरी तरह से फिट नहीं बैठती। लेकिन बहरहाल तो यूरोप में आया कि अब राज्य अपना निर्णय लेते समय धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जब इस धर्मनिरपेक्षता को बहुत महिमा मंडित किया जा रहा था यूरोप में, तो उनके लिए बहुत आसान काम था, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप, कि राज धर्म के आधार पर निर्णय नहीं लेगा। इसका मतलब क्या है? राज क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध नहीं जाएगा। राज ऐसा कोई काम नहीं कि भले वो पोप से अनुमति नहीं ले रहे, क्रिश्चियनिटी से अनुमति नहीं ले रहे, लेकिन सामान्य सा अंडरस्टूड बन गया था कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो ईसाई धर्म के विरुद्ध जाए। चलिए, गाड़ी चल गई यूरोप में बहुत समय तक। अब जब पूरी दुनिया में जहां पर अब सिर्फ एक धर्म को मानने वाले लोग नहीं है, कई धर्म को मानने वाले लोग हैं, तब धर्मनिरपेक्षता एक चैलेंज बन गया। जैसे यूरोप में अगर हम उदाहरण को लें, यूरोप में अगर ये कहते हैं कि रविवार की छुट्टी होनी चाहिए, और अगर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो भाई यूरोप में अगर रविवार की छुट्टी है तो इसका मतलब जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं वो लाभ में रहेंगे। क्यों लाभ में रहेंगे? क्योंकि ईसाई धर्म के अनुसार रविवार को चर्च जाना चाहिए। अब कुछ लोगों ने विरोध ये शुरू किया कि भाई कोई इस्लाम को मानने वाला है, वो कहेगा कि हम फ्राइडे को छुट्टी चाहते हैं। अब ये द्वंद्व यूरोप में शुरू हुआ, फिर अमेरिका में भी शुरू हो गया। जैसे कनाडा में सिख धर्म को लेकर भी शुरू हुआ कि धर्मनिरपेक्षता को माना जाए तो क्या पगड़ी लगाई जानी, पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि पगड़ी को अगर धार्मिक चिन्ह मान लिया गया तो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर पगड़ी नहीं लगाई जानी चाहिए सेना में। इस तरह के विवाद पूरी दुनिया में अलग अलग ढंग से होने लगे। अब धर्मनिरपेक्षता को चुनौती मिलने लगी, क्योंकि अगर कोई भी देश, चाहे यूरोप का हो, जैसे अभी आपने देखा कि फ्रांस के इलेक्शन के समय ये मुद्दा भी आया हिजाब का, कि क्या फ्रांस में इलेक्शन के बाद क्या हिजाब को पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो ये एक विवाद का मुद्दा अभी तक बना हुआ है। तो इसका पहला समाधान जो ढूंढा गया मल्टी कल्चरिज्म के कॉन्सेप्ट से। इसे बहुसंस्कृतिवाद कहा जाता है, और मुख्यतः ये भीकू पारिक और केमलिन दो का योगदान माना जाता है, जिन्होंने इसका एक समाधान प्रस्तुत किया। समाधान क्या प्रस्तुत किया, और जिसको 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सभी ने लगभग इसको मान लिया कि सबसे अच्छा सिद्धांत यही है। मल्टी कल्चरिज्म जो यूरोप में विकसित हुआ, उसका आधार यह था कि जो अल्पसंख्यक संस्कृति है उसको भी विशेष महत्व दिया जाए, उसका विशेष संरक्षण किया जाए, क्योंकि अल्पसंख्यक जो संस्कृति है उसमें यह हमेशा आशंका रहती है कि उसका विघटन ना हो जाए। बहुसंस्कृत जो बहुसंख्यक हैं, ऐसा ना हो कि अल्पसंख्यक संस्कृति को कमजोर कर दे। इसलिए ये उपाय यूरोप और अमेरिका, विशेषकर कनाडा में ये विचार आया कि हमें अल्पसंख्यक संस्कृति को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए, यहाँ तक कि उनको विशेष रियायत दिया जाना चाहिए, उनको राजनीति में भी विशेष आरक्षण जैसी व्यवस्था करनी चाहिए। और इस विचारधारा को पूरी दुनिया में तेजी से माना गया, और ये कहा गया कि अब ये विचारधारा इस समस्या का समाधान कर देगी। लेकिन धीरे धीरे यूरोप में जो झगड़े बढ़े, कनाडा में झगड़े बढ़े, अमेरिका में झगड़े बढ़े सांस्कृतिक आधार पर, उसने दोबारा इस बात पे सोचने मजबूर किया कि जो धर्मनिरपेक्षता का जो आदर्श है, उसके साथ साथ ये जो आदर्श बहुसंस्कृतिवाद का है, इसमें क्या संशोधन की आवश्यकता है। हम सैमुअल हंटिंगटन ने बहुत पहले किताब लिखी थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। इसमें उन्होंने बताया था कि आधुनिक समय में जो सभ्यताओं का संघर्ष होगा। रोचक बात, उनके बाद एक रिसर्च पेपर उनका आया, हु सेव अमेरिका,
अमेरिका को कौन बचा सकता है? तो ग्लोबलाइजेशन के 10-12 साल बीतने के बाद उन्होंने ये कहा कि अमेरिका की एकता तब बनेगी जब उसका कोई सांस्कृतिक पहचान होगी, क्योंकि अमेरिका इस बात पे गर्व करता रहा है कि हमारी कोई निश्चित सांस्कृतिक पहचान नहीं है, पूरी दुनिया के लोग आके मिलकर रह सकते हैं। उसके बावजूद अब सलाह क्या दी गई ग्लोबलाइजेशन के 10-12 साल बीतते बीतते कि अब अमेरिका को भी एक सांस्कृतिक पहचान बनानी पड़ेगी, और उन्होंने सलाह के तौर पर यह बताया कैथोलिक ईसाई प्रतीक, मतलब अमेरिका को अपने जो सांस्कृतिक प्रतीक बनाना पड़ेगा वो बनाना पड़ेगा कैथोलिक ईसाई को। यद्यपि अमेरिका में हर संस्कृति के लोग रहेंगे, किसी भी संस्कृति, चाहे वो अल्पसंख्यक संस्कृति हो चाहे अन्य निर्जातीय आधार पे हो, किसी को नीचा नहीं दिखाया जाएगा, सबका सम्मान किया जाएगा, सबको बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। हम कैथोलिक ईसाई को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं कर रहे, हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं रहेगा। इन सब के बावजूद अमेरिका की पहचान एक कैथोलिक ईसाई देश के तौर पर होगी, तभी हम उस पूरे देश को जोड़कर रख सकते हैं। अब ये जो नई आप उसका लक्षण देख सकते हैं पिछले 10-15 सालों में अमेरिका के, जैसे आपको याद है कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने अपनी जो शपथ ग्रहण समारोह लाइव था, सब इंतजार कर रहे थे, और वो लेट क्यों हो रहा था? मैसेजिंग देने का प्रयास था कि अभी राष्ट्रपति महोदय शपथ ग्रहण से पहले चर्च गए हुए हैं। ये चर्च जाने का जो मैसेज देना था अमेरिका को, वो उसकी सांस्कृतिक पहचान को जोड़ने के लेकर था। अब हम चीन को चाहे हम कम्युनिस्ट राष्ट्र देख लें, लेकिन वहां का जो मूल आधार है वो कन्फ्यूशियसवाद है, वो बौद्ध धर्म नहीं है। चीन का आधार बौद्ध धर्म बिल्कुल नहीं है। चीन तिब्बत में बौद्ध धर्म था, जिसको हम भारतीय लोग अपनी सांस्कृतिक राजधानी लासा को कहा करते थे, लेकिन चीन को इस बात का शुरू से पता था कि चीन की एकता का आधार बौद्ध धर्म नहीं होगा, चीन की एकता का आधार कन्फ्यूशियस धर्म होगा। इसलिए कन्फ्यूशियसवाद के आधार पर चीन की एकता को बनाए रखा गया है और वो उसी में आगे विकास कर रहे हैं। जापान बहुत आगे चला गया है, लेकिन अभी भी वो शिंतो धर्म के आधार पर उनके पूरे सरकारी कार्यक्रमों में भी देखिए वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन उनके क्रियाकलाप में किसी न किसी रूप में अव्यक्त होता है। तो अभी भी ये डिबेट पूरी दुनिया में शुरू है। और जब मैं पोस्ट डॉक्टोरल वर्क कर रहा था ग्लोबलाइजेशन और कल्चर पर, तभी से ये अंदेशा होने लगा था कि धर्मनिरपेक्षता के बाद जो मल्टीकल्चरिज्म है, ये मल्टीकल्चरिज्म से आगे जाकर हमें नई परिभाषा देखनी होगी। रोचक बात यह है कि जब हरिंगटन का अध्ययन कर लिया या और सब अध्ययन चल रहा था, तो अचानक मुझे ध्यान आया, पढ़ते पढ़ते ये लगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस पर पहले ही बात की है। मतलब अगर मुझे तो कभी कभी लगता है कि हो सकता है जिससे हमारा वेद उपनिषदों का ट्रांसलेशन विदेशों में पहुंचा और वहां से पहुंचने के बाद वो हमारे पास वापस आया, उसी तरह हो सकता है आगे आने वाले समय पता चले कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिन विचारों को रखा था, हो सकता है उन विचारों के आधार पर कुछ विदेशी साहित्यकारों ने या विद्वानों ने उसको अपने अनुसार व्यक्त किया। अब आते हैं जिसकी बात आज अमेरिका, यूरोपीय अन्य देशों में हो रही है, उसका आधार अब हम लोग भारत पे आते हैं और विशेषकर उत्तर प्रदेश के रोल मॉडल पर भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं। भारत में कि हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब ये है कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। एकदम सही बात है, भारत की राजकीय धर्म नहीं है। भारत दुनिया के सबसे अच्छे मतलब धार्मिक श्रेष्ठ देशों में रहा है। अमेरिकन राइटर है फ्रीडमैन, मैं इसलिए अमेरिकन राइटर्स की बात कर रहा हूँ। यदि हम खुद कहें कि हमारा देश जो है वो बहुत सहिष्णु है, हमारा देश जो है वो सभी संस्कृतियों का समावेश करता है, तो हो सकता है कि आप कहें कि ये भारतीय हैं, विशेषकर हिंदू हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अब फ्रीडमैन को अगर आप पढ़ें तो वर्ल्ड इज फ्लैट में बहुत अच्छी तरह से वो समझाते हैं। वो समझाते हैं कि पूरी दुनिया में ये रोचक देश है भारत, जो एक रोल मॉडल बन सकता है पूरी दुनिया के धार्मिक सहिष्णुता या सांस्कृतिक समन्वय के तौर पर। उन्होंने कहा कि इस देश में 10 साल वो भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है जो हिंदू नहीं है। मनमोहन सिंह जी की बात हो रही थी। उन्होंने कहा ये भारत की ताकत है कि यहाँ के जो बहुसंख्यक हैं वो सहिष्णु हैं। बहुसंख्यक जिस संस्कृति को मानते हैं वो संस्कृति समावेशी है। और उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि आने वाले समय में वही देश तरक्की करेंगे, वही देश ज्यादा संभावनाओं को रखेंगे जो देश दूसरों की संस्कृति को स्वीकार करने में परहेज नहीं करते, उनकी अच्छी बातों को लेने में उनमें कोई विवाद नहीं है, और साथ ही साथ उनकी संस्कृति जटिल नहीं है, वो अपने को अपडेट करने के लिए तैयार है। और वो जो संभावना है
वो संभावना उन्हें जो है वह भारतीय संस्कृति में दिखती है। अब सवाल ये पैदा होता है, भारतीय संस्कृति किसे कहेंगे? अब तो भारतीय संस्कृति की बात यदि भी फ्रीडमैन से कभी मुलाकात हुई है, ऐसा हुआ तो पूछूंगा कि जिस भारतीय संस्कृति की बार बार इतनी प्रशंसा हो रही है, आप कह रहे हो कि वहां के जो बहुसंख्यक हैं उनको योगदान दिया जाना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समावेश किया है, उस भारतीय संस्कृति की परिभाषा कैसे होगी? हम उसको परिभाषित किस आधार पे करेंगे? जाहिर सी बात है उसकी परिभाषा जो है वो हिंदुत्व शब्द के आधार पर की जा सकती है, जिसका अर्थ अभी हमारे पास, और हम देख रहा था कि इसमें सावरकर का भी है, महात्मा गांधी जी का भी है, या बहुत डॉक्टर राधा कृष्णन ने भी इसको अलग अलग, कोई एक नहीं कह रहा, मैं सिर्फ सावरकर जी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप डॉक्टर राधा कृष्णन को पढ़े, महात्मा गांधी को पढ़े, सभी जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं वो शब्द हिंदुत्व शब्द से जाकर जुड़ता है। मैं यहाँ पर दो किताबों का उल्लेख कर रहा हूँ। एक किताब 1922 में आई, बहुत अच्छी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एवं आयरलैंड के सदस्य रहे हरविलास शारदा, इसकी पुस्तक है हिंदू सुपीरियरिटी एन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द हिंदू रेस। ये किताब 1922 में आ गई थी और इसका पब्लिकेशन था स्कॉटिश मिशन इंडस्ट्रीज ने किया था अजमेर से। ये किताब इस बात का उल्लेख करती, मैं पढ़ रहा हूं, मातृभूमि की अवधारणा भारत में सदियों से अपरिवर्तनीय रही है। अपनी जन्मभूमि से प्रेम करना एक सब नागरिक की स्वाभाविक विशेषता मानी जाती है। तो जो भी सब नागरिक होगा वो अपनी संस्कृति के साथ अपना तालमेल बैठाता है। इस हिसाब से अगर देखें तो 1922, और एक और बस एक लाइन का जिक्र करना चाहूंगा, एक बुक है हिंदुत्व का अर्थ पिछड़ापन अवैज्ञानिकता समझ सिद्ध किया जा रहा है, नागेश्वर आनंद दत्त की अपनी पुस्तक है इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडियंस। ये जो किताब है इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडियंस, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि अगर भारतीयता के विकास को अवरुद्ध करना था, चाहे वो अंग्रेजों का शासन काल रहा हो, चाहे आजादी के बाद रहा हो, तो सबसे बड़ा जो प्रहार किया गया वो प्रहार आया है कि एक सनातन जो संस्कृति है उसके खिलाफ स्टेटमेंट देना, सनातन संस्कृति के बारे में कोई बात करे तो उसको अबौद्धिक मानना। तो किस तरह के उन्होंने अपनी किताब में तमाम उदाहरण दिए हैं जिससे ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि एक गौरवपूर्ण सांस्कृतिक जो परंपरा है उसको बाधित किया गया। और रोचक बात क्या है, इस गौरवपूर्ण सांस्कृतिक परंपरा में हिंदू धर्म के साथ साथ सभी धर्मों का समन्वय है। ऐसा नहीं कि सांस्कृतिक परंपरा ये कह रही है कि नहीं हिंदू ही धर्म में है, उसमें जितने भी अन्य धर्म वाले हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, जैन, सभी को सम्मिलित किया गया है। इसलिए ये माना गया कि अगर ये रोल मॉडल बनता है, तो रोल मॉडल कैसा बनता है, एक सनातन भारतीय संस्कृति है और सनातन भारतीय संस्कृति के छाते तले सभी धर्म के लोग अपने को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। इसको हम लोग एक छोटे से उदाहरण से यहाँ हम लोग समझ सकते हैं। फिलॉसफी में तो हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। मुख्यतः देखिए, संस्कृति का धर्म से संबंध होता है, लेकिन ये अनिवार्य संबंध नहीं है। जैसे इंडोनेशिया के बारे में एक उदाहरण लें, सबसे ज्यादा इस्लाम को मानने वाले लोग इंडोनेशिया में हैं, लेकिन इंडोनेशिया के राजकीय क्रियाकलापों में गणेश का अस्तित्व है, वहां की सांस्कृतिक पहचान में राम लक्ष्मण का भी अस्तित्व है। तो इसका मतलब है धर्म इस्लाम है, लेकिन जो कल्चर का पार्ट है वो गणेश भी कल्चर का पार्ट है, राम भी कल्चर का पार्ट है। तो वहां इंडोनेशियन को कोई दिक्कत नहीं है, सबसे ज्यादा इस्लाम को मानने वाले लोग हैं और वहां पर इसको स्वीकार किया गया है। अब इसी को हम लोग भारत पे ले आए, तो भारत की जो सांस्कृतिक पहचान होगी, उस सांस्कृतिक पहचान बहुत सदियों से चली आ रही वह विशेषता है जिसके अंतर्गत हम लोग हिंदुत्व की बात करते हैं। इसलिए इसको हिंदुत्व का अर्थ ये नहीं है कि हिंदू धर्म, हिंदुत्व का अर्थ ये है, हो गया जो जहां तक मैं अपनी व्याख्या के आधार पर कह सकता हूं, उसमें अन्य धर्म को मानने वाले सभी लोग रहेंगे, लेकिन ना तो तुष्टीकरण होगा, ना ही बहुसंख्यकवाद फैलाया जाएगा। हाँ, एकता को बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक पहचान को आगे ले जाएंगे। इस पूरे बैकग्राउंड के बाद अब हम इसको अप्लाई करके देखें। भारत में ये रोल मॉडल कहाँ है? ये रोल मॉडल मध्य प्रदेश नहीं है। मध्य प्रदेश में सरकार है, वहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन रोल मॉडल आपको यूपी ही मिलेगा। और ये जो यूपी रोल मॉडल है, इसमें क्या है,
सांस्कृतिक पहचान के तौर पर योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री, और वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री के तौर पे जब वो हैं तो वो एक सांस्कृतिक पहचान लिए हुए साथ साथ चलते हैं। अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि अगर हिंदुत्व की सांस्कृतिक पहचान, जो मुखिया है वो हिंदुत्व के सांस्कृतिक पहचान के साथ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में रहने वाले किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं कि उनके साथ कोई नुकसान हो रहा। आप इस पूरे ये जो इलेक्शन था, जनादेश इस बात का प्रतीक था। तो ये कहा गया कि भाई अगर धार्मिक कार्ड नहीं चला, अगर कोई ये कहता है कि नहीं धार्मिक कार्ड आ गया, कि अगर ध्रुवीकरण हुआ होता, ध्रुवीकरण नहीं हुआ। हिंदुत्व का ध्रुवीकरण जैसा मुझे, अगर आप ये देखें इसके पहले सिर्फ इलेक्शन से पहले, इसलिए मैंने भी हर्ष जी से पूछा था कि ये जो ग्रुप है क्या ये इलेक्शन से पहले बना, तो उन्होंने कहा कि हाँ इलेक्शन से पहले बना। तो मैंने कहा खुशी हुई, इलेक्शन से पहले ये ग्रुप काम कर रहा है। आप मेरा बीबीसी ने इलाहाबाद में यहाँ पे कॉफी हाउस पर एक इंटरव्यू किया था, उस जो इलाहाबाद के लोगों से पूछा था, उसमें मैं भी था। मैं थोड़ा सा देर से लास्ट में नहीं बताया था कि ये जो इलेक्शन, इसमें रिजल्ट नहीं आए थे, तो रिजल्ट आए तो मैंने उस समय भी कहा था कि विकासकारी कार्यों के कारण अभी भी ये प्लस में है, प्लस जाएगा और ये सरकार दोबारा बननी चाहिए। इसके साथ साथ जर्मन की न्यूज एजेंसी ने संगम पे आके किया था एक इंटरव्यू, वो भी यूट्यूब पर है, मैंने भी उसमें संगम के जब बहुत सारे विचारक साथ में थे तब भी मैंने इस बात को रखा था। अब देखिए कि जनादेश जो है वो क्या कह रहा है, इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का रोल मॉडल है उत्तर प्रदेश। बीजेपी की सरकार कई जगह हो सकती है, लेकिन रोल मॉडल के तौर पे ये है। इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में कहीं भी रंच मात्र भी ये नहीं है कि कोई भी अल्पसंख्यक धर्म या अल्पसंख्यक संस्कृति का कोई भी नुकसान होगा, कहीं कोई नुकसान नहीं है। तथापि हम अगर भारत की बात करेंगे, हम अगर देश की बात करेंगे, तो हम किस तरह पहचाने जाते हैं। अभी एक रोचक मेरे पास मैं ढूंढ रहा था, वो एक अभी जब सीमा विवाद चल रहा था चीन और भारत के बीच, तो चीन, तो वहां पर एक कार्टून काफी फेमस, ताइवान ने एक कार्टून निकाला। कार्टून में उनको प्रतीक चाहिए थे, प्रतीक चाहिए था कि भारत है और चाइना है। तो उन्होंने प्रतीक क्या चुना, उन्होंने प्रतीक चुना कि रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी धनुष से मार रहे हैं और ड्रैगन को चीन दिखाया। ड्रैगन चीन की सांस्कृतिक प्रतीक है, और ताइवान को समझ में आया कि भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक लेना है एक कार्टून के तौर पर, तो उन्होंने राम का चित्रण किया कि राम भारत है और ड्रैगन जो है वो चाइना है। अब भाई कहीं ना कहीं तो सांस्कृतिक प्रतीक आकर रुकेगा। अगर हम योग की बात करेंगे तो भारत का मतलब योग, इस तरह की बात भी हो सकती है। इसलिए मेरा अपना मानना है कि जो रोल मॉडल आया, और वैश्विक परिवर्तन में कह रहा हूं, अगर फ्रांस को आज अपने को सरवाइव करना है, अगर आप देखें चाहे वो मैक्रो भले इलेक्शन जीत गए हों, लेकिन उनके जो प्रतिद्वंदी, दोनों में इस बात की होड़ थी इलेक्शन जीतने के बाद जो भी सरकार काम करेगी वो फ्रांस को धार्मिक कट्टरता से बचाएगी। फ्रांस की जो कैथोलिक ईसाई परंपरा है उसकी सुरक्षा देते हुए सबको। मैक्रो ने क्या कहा, मैक्रो ने कहा कि हम हिजाब पे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं वो हिजाब पे प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, हम वैसा नहीं करेंगे, लेकिन हम जो है इस बात का जरूर ध्यान देंगे कि फ्रांस की सांस्कृतिक पहचान बनी रहे। अब अमेरिका में भी आप देख लें, ट्रंप हो चाहे बाइडेन, आप पुतिन को देख लें, जापान को देख लें, तो इस तरह जो यूपी का जो जनादेश है वो रोल मॉडल के तौर पर पूरे भारत के लिए भी है, अन्य के लिए भी है, अन्य भारत के अन्य प्रदेशों के लिए भी है। जब ऐसा अभी भी जो देखिए चर्चा चल रही है, ऐसा नहीं है कि वो जो लाउड स्पीकर का जो मामला इस समय चर्चा में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मस्जिद से हटाया जा रहा है, मंदिर से भी हटाया जा रहा है, कहीं भी इस तरह की शांति भंग होने की बात ना हो। बुलडोजर की जो चर्चा जनादेश के साथ हो रही थी, उसमें अगर लिस्ट जोड़ ली जाए तो उसमें भी आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किया गया है, सबके आधार पर किया गया है। अभी आपने वो मामला देखा होगा दिल्ली के जहांगीरपुरी का, उसमें ये आया कि जब वो जो सड़क साफ की गई तो उसमें कुछ राजनेताओं ने कहा कि नहीं सिर्फ मुस्लिम लोगों पे कई घर के वो घरों को तोड़ा गया, बाद में हलफनामा दिया गया कि नहीं नहीं जिनके घर तोड़े गए थे उसमें से ज्यादातर हिंदू थे। तो लोगों ने फिर उन्हें पूछा कि सरकार ने पहले क्यों नहीं बताया, तो सरकार ने जवाब दिया ये कोई तरीका थोड़ा होता है कि हम घर किसी का वो करें और हम बुलडोजर बताएं कि हिंदू था कि मुस्लिम थे। इसका मतलब है सिर्फ यूपी ही नहीं है, भारत में कहीं भी
अगर आपको एक विकास मॉडल के तौर पे देखना होगा, एकता के रूप में देखना होगा, तो हमें इस मॉडल को अपनाना पड़ेगा। और ये आगे वाले, और मुझे लगता है कि दूसरा कार्यकाल हमेशा बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, और ये कार्यकाल, इस बात को जहां तक मेरी पूरी आशा है, यह कार्यकाल अच्छी तरह से चलते हुए इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पहचान को बनाते हुए मेरे ख्याल में दुनिया के देशों को भी ये मैसेज करने के लिए तैयार है। या फिर अगर आप अलग अलग वक्तव्यों को भी देखें, और इसका भी, और इसके महत्व को इस आधार पर देखा जा सकता है कि इलेक्शन से पहले इस तरह के स्टेटमेंट भी आ रहे थे कि ये इलेक्शन दोबारा योगी आदित्यनाथ जीत गए या बीजेपी जीत गई तो ये बड़ी हार होगी। इतना क्यों था? क्योंकि दूसरा इलेक्शन जीतना पूरी दुनिया के लिए मैसेजिंग था कि अब दुनिया में सांस्कृतिक पहचान के साथ ही किसी भी देश का विकास हो सकता है। इसलिए 70 सालों की जो विकास की प्रक्रिया है, कई अहम बिंदु हैं, उसमें एक अहम बिंदु यही है कि भारतीय जनता का जो है वो कॉन्फिडेंस का कम होना। नेपोल ने भारत को घायल संस्कृति की उपाधि दी थी। घायल संस्कृति कहने का अर्थ ये था, यही होगा मुझे लगता है, कि कोई सांस्कृतिक पहचान के आधार पे गर्व करने वाली चीजें कम रही हैं, या उसके बारे में हम पूरी तरह से कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हम अपने देश के विकास और एकता में योगदान नहीं कर सकते। इस तरह मुझे लगा कि इस योगी जी के जो बहुमत है, जो जनादेश है, इसको इस तरह अभी आगे भी इसकी परीक्षा होना बाकी है। और मुझे लगता है कि जिस सावधानी के साथ या जिस चुनौतीपूर्ण दायित्व, एक कदम गलत उठते ही उसको तुरंत जोड़ा जाता है, कभी कभी जाति के आधार पर जोड़ा जाता है, कभी धर्म के आधार पर जोड़ा जाता है। इसलिए जो लोग सही रास्ते पे चलते हैं, मुझे लगता है उनके सामने चुनौतियां और ज्यादा हैं। ये चुनौती सिर्फ यूपी सरकार की नहीं है, मुझे लगता है ये चुनौती जितने भी शिक्षाविद हैं, जितने भी उत्तर प्रदेश के हम लोग निवासी हैं, उन सबके सामने चुनौती है कि कैसे समभाव बनाते हुए, हर संस्कृति का सम्मान करते हुए, हर धर्म को समान महत्व देते हुए किस तरह से सांस्कृतिक पहचान बनाई जा सकती है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात कह दी, अब इसमें आगे, और दोबारा सभी के लिए आभार कि मुझे जो है ये प्लेटफॉर्म दिया आपने। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर आपका। बेहद सारगर्भित, बहुआयामी, सटीक और स्पष्ट ढंग से सर आपने विषय से संबंधित अपनी बात रखी है, और जिसमें आपने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों को लेते हुए बड़े ही सरस उदाहरण और बड़े ही सटीक उदाहरणों के माध्यम से आपने जो है इस पूरे विषय को सबके समक्ष जो है रखा है। सर ये विषय आने वाले समय में तमाम ऐसे दर्शकों के पास जाएगा जिनकी दृष्टि में भारतीय संस्कृति की जो अवधारणा है, जिसकी अस्पष्टता उनके दिमाग में लगातार बनी हुई है, उसको स्पष्ट करने में आपका ये वक्तव्य बड़ा जो है बड़ी मदद करेगा उनकी। और आपने बड़े ही मतलब वैसे तो वक्तव्य का समय सर ठीक ठाक रहा है, लेकिन फिर भी आपने इसमें बड़े ही महत्वपूर्ण टर्म्स को जो है क्लियर किया है, जिसकी बड़ी जरूरत थी, बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि ये मंच ही हम लोगों का जो है जो राष्ट्रीय सनातन संस्कृति है उसकी संरक्षा के लिए समर्पित मंच है हमारा। और आज सर आपने अपने वक्तव्य के माध्यम से ये बताया कि किस तरीके से दुनिया के देशों ने अपने विकास में अपने सांस्कृतिक पहचान को बड़ी अहमियत दी है, बड़ा महत्व दिया है, जिसके पैरेलल धर्मनिरपेक्षता और जो बहुसंस्कृतिवाद का मॉडल रहा है वो भी पीछे छूट गया या विवादों में घिर गया। अंततः उसके लिए जो है जरूरत पड़ी तो सांस्कृतिक पहचान को ही महत्व देने की जरूरत पड़ी। और यही एक बड़ा कारण रहा कि आपने पूरे वैश्विक फलक को समेटते हुए उत्तर प्रदेश के को लेते हुए आपने इस बात को बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से रखा कि किस प्रकार से इस बार का जो जनादेश है वो सांस्कृतिक आधार को धार देने वाला जनादेश रहा है। आपने बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से इस बात को बताया कि उत्तर प्रदेश का जो ये जनादेश है, वर्तमान जो जनादेश, ये धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का रोल मॉडल है, जिससे कि पूरी दुनिया सीख सकती है, जान सकती है। बहुत पहले ही राष्ट्रीय भावधारा के एक बड़े कवि रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी, उन्होंने लिखा है कि सब प्रेम हिल मिलकर चलो, यात्रा सुखद होगी तभी, पीछे हुआ सो हो गया, अब सामने देखो सभी। और उन्होंने ये भी कहा कि संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। तो हमें आज भी वो संभावना जिसको लेकर के आज तमाम देश जो है आगे
विकास के पथ पर बढ़ रहे हैं, उसका किस तरीके से स्वर्णिम और गौरवशाली पक्ष हमारे अतीत में रहा है, इसको बड़े ही सुंदर, बड़े ही शानदार ढंग से सर आपने बताया है। और उस लाइन को बिल्कुल आपने सार्थक कर दिया जिसको भारत भारती में लिखा गया है कि संसार को पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। बहुत बहुत सर धन्यवाद इस सुंदर और महनीय जो है विचारों को देने वाले वक्तव्य के लिए। मैं सर इस कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन के लिए हर्षमणि सर को आमंत्रित करता हूं कि सर इस जो है कार्यक्रम का समुचित धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर हर्षमणि सर। धन्यवाद श्री ऋषिकेश जी। तो उत्तर प्रदेश एक सांस्कृतिक रोल मॉडल के रूप में उभर रहा है और मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की जनादेश के संदर्भ में अब तक कई वक्तव्य हुए, उसमें ये वक्तव्य निसंदेह एक ऊर्जा देता है, पुनर्स्थापित करता है और इस बात के प्रतीक को बहुत पुख्ता तरीके से प्रेषित करता है कि उत्तर प्रदेश अब आत्मनिर्भर प्रदेश और उत्तर प्रदेश एक सांस्कृतिक रोल मॉडल के रूप में न केवल सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य के लिए ये महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे देश के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। और जैसा कि सर ने काफी सारे बिंदुओं को उठाया, मैं इस कड़ी के पिछले वक्तव्य में जो 3 मुख्य बातें निकल के आई थी, जो इस लोक पहल का एक मंतव्य है कि जनहित और सनातनी और जनता और सरकार, ये जो 3 आयाम हैं, उसमें सर ने बहुत बखूबी से जो एक सनातनी परंपराओं की जो पहचान है और उसको स्थापित करने में जो एक गलत बयानबाजी का शिकार अक्सर और एक मत भ्रम की जो स्थिति जो पैदा की जाती है, उससे बिल्कुल लाग लपेट से बिल्कुल अलग किस तरीके से सर ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखा, किस तरह धर्म के आधार पर धर्म की पहचान और सांस्कृतिक पहचानों पर विश्व के तमाम सारे, जापान के उदाहरण सर ने रखे, चीन के उदाहरण का जो एकता का आधार सर ने कन्फ्यूशियस बताया। और ये बड़ा रोचक लगता है कि किस तरीके से आप देखें कि जब ग्लोबलाइजेशन की बात की जाती है तो बौद्ध धर्म का जो उदय वाला देश है, जो वहां पर बौद्ध धर्म को लाफिंग बुद्धा के रूप में एक दूसरा देश प्रस्तुत करता है। तो ये एक तरीके का मतलब कितनी सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम जरा सा भी मत भ्रम का शिकार होंगे तो फिर एक नहीं फिर 1000 कंफ्यूजन निकल के आते हैं। तो निसंदेह ये एक बहुत बड़ी बात है। और वो सर ने ये भी रखा कि उपनिवेशवाद ने जो सारी डायमेंशंस थे उसमें से सबसे बड़े जो जिस पे काम किया वो सीधा उन्होंने काम किया कि किस तरीके से जो भारतीय सनातनी परंपरा है उसमें कन्फ्लिक्ट्स पैदा करना। और वो अपने इस काम में 1757 से लेकर 1947 तक सफल भी रहे। वो किस तरीके से सफल रहे, शायद हमको हमारे सामने एक लंबा इतिहास है और हमें उसे एक बार पढ़ने की जरूरत है ताकि आने वाले समय में तो हम जरूर उसको दुरुस्त कर सकें। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि बहुत ही कम समय में सर ने इस विषय को तैयार करने में और बहुत मेरे एक आग्रह पर ही सर ने अपनी सहमति दी, सहज रूप से उपलब्ध हो गए। एक कार्यकर्ता और एक मार्गदर्शक और एक वक्ता के रूप में सर की तमाम सारी व्यस्तताएं हैं, उसके बावजूद सर ने एक बहुत एक आग्रह के रूप में बिल्कुल एक कार्यकर्ता की भूमिका के रूप में अपने वक्तव्य को हम सभी लोक पहल से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के बीच में एक जोश भरने का भी काम किया। और मैं बहुत बहुत हृदय तल की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूं। और निसंदेह इस चर्चा को ये चर्चा आज के माध्यम से एक शुरुआत है। निसंदेह मैं आगे भी आपके इस वक्तव्य को लेना चाहूंगा ताकि जो मतभ्रम है उसको दूर किया जा सके। इस कार्यक्रम के कुशल संयोजन में श्री ऋषिकेश जी का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं। इस कार्यक्रम को इस वर्चुअल पटल पर साकार करने के लिए मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से
जो आयुष जी हैं उनका भी बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोगों की बातों को तुरंत एक्शन में लाते हैं। इस लोक पहल की जो पृष्ठभूमि है, जिनमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, प्रयाग विश्वविद्यालय से डॉक्टर बीके सिंह जी, और मेरठ इंस्टीट्यूट से ही उनके डायरेक्टर डॉक्टर आलोक चौहान जी, उनका भी मैं बहुत उनका हमेशा मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहता है। हमारे बड़े अनुज और हमारे सहयोगी डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी का भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी ऊर्जा और जिनके